गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसकी पिछली क्लास में हमने देखा था मेस्ट्रोसाइकिल के बारे में देखा था। हमने देखा था कौन कौन से इवेंट कहाँ पे होते हैं। हमने देखा था एक इवेंट जो हो रही पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे हो रही थी, एक जो इवेंट हो रहा था ओवेरियन इवेंट हो रहा था, और एक जो हो रहा था वो यूट्रस में हो रहा था। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, ओव्यूलेशन के लिए। हमने वो भी देखा, एस्ट्रोजन्स का, प्रोजेस्टेरॉन का। हमने ग्राफ देखा कैसे अप डाउन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हमने पिछले लेक्चर में क्लियर कर लिया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस। ठीक है, हम देखें अगर तो आज के लेक्चर में हमें देखना है मैकेनिज्म ऑफ ओजेनेसिस। ओजेनेसिस पहले हम क्लियर कर लें, ओजेनेसिस क्या होता है, व्हाट इज ओजेनेसिस। ओजेनेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ओवा इज फॉर्म्ड, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे ओवा जो होता है, एग होता है, वो फॉर्म होता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ओजेनेसिस। मेल बॉडी से अगर हम कंपेयर करें फीमेल बॉडी को, तो एक मेजर का डिफरेंसेस मिलेगा कि हमें देखते हैं कि मेल बॉडी में ऑन प्यूबर्टी, व्हेन मेल बॉडी गेन द प्यूबर्टी, देन टेस्टिस इज एक्टिव एंड रेडी टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, मेल गैमेट्स। वो मेल गैमेट को बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं और स्पर्म बनने शुरू हो जाते हैं ऑन प्यूबर्टी। बट फीमेल बॉडी में ऐसा नहीं होता है। फीमेल बॉडी में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही गैमेट्स जो होते हैं प्री मॉडिकल फॉलिकल्स के रूप में बहुत सारे बन के रेडी हो जाते हैं, यानी कि बन के उनको हम स्टोर कर देते हैं। यानी कि प्यूबर्टी पे आने पे, यानी कि फीमेल बॉडी प्यूबर्टी गेन करने पे वो गैमेट को बनाती नहीं है, बल्कि ऑलरेडी पहले से बने हुए प्री मॉडिकल फॉलिकल जो होते हैं उन्हीं में से एक एक वो जो होती है प्री मॉडिकल फॉलिकल, वो मैच्योर होके और सेकेंडरी ओसाइट बनाती है। ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट मैंने कहा तो ये हम लोग आमतौर पे इसको एग बोलते हैं, ओवा बोलते हैं, लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, हम देखेंगे कि वो एक्चुअल में एग नहीं होता है, वो सेकेंडरी ओसाइट होती है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ लिया। हमने बताया आपको मेल बॉडी में क्या होता है कि ऑन प्यूबर्टी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, बट फीमेल बॉडी में क्या हो रहा है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही सारे जो सेकेंडरी ओसाइट्स जो होंगे बनेंगे फ्यूचर में, उनके लिए पहले से ही अरेंजमेंट कर दिया गया। और सारे प्री मॉडिकल फॉलिकल जो होते हैं अप्रोक्सीमेटली 80,000 प्री मॉडिकल फॉलिकल जो होते हैं वो बन के स्टोर कर दिए जाते हैं टिल 5th मंथ। जो एम्ब्रियो होता है 5th मंथ तक का, तब तक लिए उसमें हम स्टोर करके रख देते हैं। ठीक है, क्यों स्टोर कर देते हैं, क्योंकि अभी उनका काम नहीं है। ठीक है, जब वो प्यूबर्टी गेन करेंगे तो वो प्रीमॉर्डिकल फॉलिकल उनमें से एक एक क्या होंगे, अपने आप को मैच्योर करेंगे, डेवलप करेंगे, जो बनेगा सेकेंडरी ओसाइट, जो हम एग बोलते हैं, ओवा बोलते हैं। तो उसे हमें समझना है कि कैसे ये प्रोसेस होती है। तो आपने ये जान लिया कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही सारे प्रीमॉर्डिकल फॉलिकल्स बन के रेडी हो जाते हैं। ऑन प्यूबर्टी उनमें से केवल अब एक एक मैच्योर होंगे, ठीक है, हर मंथ में। ठीक है, जिसको हम ओवा नाम देते हैं। ठीक है, तो ये मेल और फीमेल में एक मेजर डिफरेंस होता है, जो हम लोग छोटे क्लास में 10th तक हमें नहीं पता होता है सब चीज़ों को। ठीक है, जैसे हम एग कहते हैं 10th तक के लेवल पर हम उसको एग बोलते थे, ओवा बोलते थे, एक्चुअल में वो सेकेंडरी ओसाइट होता है। इन सब चीज़ों को हम इस लेवल पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या दोनों में डिफरेंसेस होता है। नाउ हम आते हैं पहले चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं। सबसे पहली चीज़, थोड़ा सा आपको डाउट नहीं रहेगा कि जो आपने देखा था इस वाले फिगर में या ग्राफ में देखे थे पहले, जो 14 डेज पे यहाँ पे ओव्यूलेशन, यानी ओव्यूलेशन कहने का मतलब ओवा का रिलीज करना। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल जो होता है ना कि ओवा रिलीज नहीं होता है, एग रिलीज नहीं होता है। यही आपको कंफ्यूजन तो आपको दूर करना है कि हमने कहा कि 14 डेज पे ओव्यूलेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में एग रिलीज नहीं होते हैं, ओवा रिलीज नहीं होते हैं, होते क्या है, सेकेंडरी ओसाइट। ग्राफियन फॉलिकल जो है, ये ग्राफियन फॉलिकल से क्या रिलीज हुआ, सेकेंडरी ओसाइट। तो ये रिलीज क्या हुआ, ये सेकेंडरी ओसाइट, ये रिलीज होगा सेकेंडरी ओसाइट, जिसको हम लोग 10th तक लेवल पे हम लोग कहते थे एग रिलीज हो रहा है, ओवा रिलीज हो रहा है। नहीं, एक्चुअल में हम देखेंगे एग बनता ही नहीं है। जो सेकेंडरी ओसाइट है वही क्या होगा, जल के आगे फर्टिलाइज होगा। ठीक है, और जैसे ही फर्टिलाइज होगा हम उसे क्या बोलते हैं, एग बोल देते हैं। ठीक है, तो इसे हम देखेंगे तो ये चीज आपको क्लियर होगी ना कि सेकेंडरी ओसाइट हम इसको बोलेंगे, हम उसको एग नहीं बोलते। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि कैसे इसकी प्रोसेसिंग होती है। सबसे पहले हम देखें
तो बहुत ही आपको एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करते चलूंगा, कोई आपको डाउट्स नहीं होंगे इस प्रोसेस को समझने में। हमने देखे वूगोनिया, एक वूगोनिया सेल है, ठीक है, ये वूगोनियन सेल जो किस कंडीशन में है, डिप्लॉयड कंडीशन में। तो डिप्लॉयड कंडीशन में 2n मीन्स डिप्लॉयड, तो वूगोनियल सेल इज डिप्लॉयड कंडीशन। अब इसका क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। ये जो आप देख रहे हैं ना ये प्रोसेस कब हो रहा है, बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ मतलब कहने का मतलब क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अभी ये बच्ची जो है माँ के यूट्रस में ही पल रही है, तभी ये सारी प्रोसेसिंग हो रही है। हमने ऑलरेडी आप लोग पहले भी बोल चुके हैं कि सेकेंडरी वो साइड जो होगा रिलीज होगा, ठीक है, वो क्या होगा, उसके लिए जो रिलीज हो रहा है सेकेंडरी वो साइड, उसके लिए सारी प्रिपरेशन हम क्या करते हैं, पहले ही कर लेते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही कर लेते हैं, बन के रेडी रहते हैं, ठीक है, स्टोर कर दिया जाता है, उसको अरेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है, एक स्टेज पे अरेस्ट कर दिया जाता है, और बाद में प्यूबर्टी गेन होती है तो उसमें से एक एक जो होती है प्रीमोर्डिकल फॉलिकल अपने आप को डेवलप करती है, मैच्योर करती है और सेकेंडरी साइड में रिलीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें डिप्लॉयड कंडीशन में है वूगोनियल सेल, वूगोनियम इसको बोल रहे हैं। क्या हुआ, माइटोसिस डिवीजन हुआ, जिससे इनके नंबर क्या हुए, बढ़ गए, ठीक है। अब नंबर ये इंक्रीज करेंगे बाई माइटोसिस, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे डेवलप करेंगे, और जब इनकी नंबर इंक्रीज हो जाएगी तो हम इसको बोल रहे हैं, जो इसकी साइज भी इंक्रीज हो रही है तो इसको बोल रहे हैं प्राइमरी ओवोसाइट। तो प्राइमरी जो ओवोसाइट हुआ वो कैसे बना, वो गोनियम जो सेल है वो माइटोसिस डिवीजन किया, और माइटोसिस डिवीजन करके क्या बना लिया, प्राइमरी ओवोसाइट, ठीक है। तो जो चीजें आप देख रहे हैं ना इसमें ओजेनेसिस वाले प्रोसेस में, वो चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस वाले प्रोसेस में हमने देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो 3 स्टेज में होती है। जो पहला स्टेज होता है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, सेकेंड जो फेज होता है उसका ग्रोथ फेज होता है, और तीसरा जो होता है उसका मैचुरेशन फेज होता है, ठीक है। तो ये 3 फेज यहाँ भी होंगे, देखने को मिलेगा आपको। इस वाले भी केस में आपको मिलेगा कि पहले मल्टीप्लिकेशन फेज होगा, फिर उसका ग्रोथ फेज होगा, और फिर उसका क्या होगा, उसका फिर थर्ड फेज होगा, उसका मैचुरेशन फेज होगा। तो अभी हम फिलहाल जो ये बात कर रहे हैं इस फेज की, जो आप देख रहे हैं इस फेज की, ये दिस फेज इज द मल्टीप्लिकेशन फेज। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फेज हो रही है, ठीक है। बिफोर बर्थ हमने बात की है, तो वो गोनियल सेल जो डिप्लॉयड कंडीशन में है उसका क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, उसके नंबर बढ़े, ठीक है, और अपने साइज में थोड़ी सी वो इंक्रीज किया, और क्या बढ़ा लिया, नंबर इसके इंक्रीज हुए, मल्टीप्लिकेशन फेज, अपने साइज में ग्रोथ किया तो ग्रोथ फेज हो गया। तो ग्रोथ फेज हुआ, यहाँ पे देख रहे हैं, इसके पहले मल्टीप्लिकेशन फेज हुआ था, माइटोसिस हुआ था, नंबर इसके इंक्रीज किए तो हमने मल्टीप्लिकेशन फेज बोला, साइज भी इंक्रीज हुआ तो ग्रोथ फेज बोल दिया। अब ये जो बन गया प्राइमरी ओवोसाइट बोल दिया। अब यहाँ पे प्राइमरी ओवोसाइट जो होगा, यहाँ पे जो होगा, अभी तक हमने देखा माइटोसिस हुआ, लेकिन जैसे ये माइटोसिस से ये सेल बना, ठीक है, प्राइमरी ओवोसाइट, यहाँ पे क्या होगा, इसके मियोसिस जो होंगे स्टार्ट होंगे, ठीक है, मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होंगे, और इसको प्रोफेज फर्स्ट के जो सबसे बड़ी स्टेज होती है मियोसिस की, प्रोफेज होती है। जैसे आपने देखा होगा ना, प्रोफेज की सबसे लंबी अवस्था क्यों मानते हैं, मियोसिस की सबसे लंबी जो स्टेज होती है वो प्रोफेज होती है। LZPD², लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, ठीक है, इसने पढ़ा है, इतनी सारी स्टेज आती हैं प्रोफेज में। तो प्रोफेज सबसे एक लंबी अवस्था होती है। तो यहाँ पे मियोसिस स्टार्ट होता है, और स्टार्ट होगा तो उसको हम मियोसिस फर्स्ट के, आपको ये भी पता है कि मियोसिस 2 अलग अलग उसके फेज होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज वाले कंडीशन के डिप्लोटीन, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। हमने कहा कि मियोसिस के फर्स्ट के जो प्रोफेज फर्स्ट है, ठीक है, उसका डिप्लोटीन वाले फेज में इसको हम क्या करते हैं, अरेस्ट कर देते हैं। यानी जितने प्रीमोर्डिकल फॉलिकल्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि प्राइमरी ओवोसाइट्स जो हैं, तो प्राइमरी ओवोसाइट जो है उसको अरेस्ट कर दिया गया, किस फेज में, प्रोफेज फर्स्ट। यानी यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हुआ है, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हुआ, और ये सभी प्राइमरी ओवोसाइट को अरेस्ट कर दिया गया, ठीक है, किस फेज में, प्रोफेज फर्स्ट में, क्योंकि प्रोफेज एक लंबी फेज मानी जाती है, होती है, तो इसलिए इसको प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट कर दिया गया। तो ये बिफोर बर्थ, इतने जो बिफोर बर्थ का जो स्टेज है इसको अरेस्ट कर दिया गया प्राइमरी ओवोसाइट को, किस स्टेज में, प्रोफेज फर्स्ट में। और कब तक ये रहेगा, जब तक कि प्यूबर्टी गेन ना हो, ठीक है। अगर प्यूबर्टी यहाँ पे देखिए, आफ्टर प्यूबर्टी, तो यहाँ पे फिर मियोसिस क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। मियोसिस जो फर्स्ट है वो स्टार्ट कंटिन्यू हो गई, मियोसिस कंटिन्यू, ठीक है। अब मियोसिस कंटिन्यू हुई, अब क्या बन गया, सेकेंडरी ओवोसाइट।
मियोसिस कंटिन्यू हुआ, अभी क्या बन गया सेकेंडरी ओसाइट। जब मियोसिस होगा तो क्या होगा, ये सेकेंडरी ओसाइट जो होगा वो यहाँ पे देखिए ये हैप्लॉइड कंडीशन में आपको शो कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बनेगा पोलर बॉडी और एक बनेगा सेकेंडरी ओसाइट, ये डिवाइड करेगा मियोसिस से, तो एक बन गया पोलर बॉडी और एक बन गया सेकेंडरी ओसाइट। अब यहाँ पे इसको फिर एक बार अरेस्ट किया जाएगा। एक बार देखा जो आपका है ये मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में रोका गया था, यानी कि जो मियोसिस फर्स्ट है उसके प्रोफेज फर्स्ट में इसको अरेस्ट कर दिया गया था एम्ब्रियोनिक स्टेज पे। फिर उसने देखा जब ये प्यूबर्टी गेन किया तो फिर क्या किया गया, इसको फिर एक बार कंटिन्यू हुई और कंटिन्यू हुई मियोसिस, इसकी आगे वाली प्रोसेस, तो फिर एक बार इसको अरेस्ट कर दिया गया। तब किस में अरेस्ट किया गया, तब यहाँ पे अरेस्ट किया गया इसको सेकेंडरी ओसाइट को अरेस्ट किया गया, अरेस्ट इन मेटाफेज सेकेंड। इसको मेटाफेज वाले कंडीशन में, यानी कि सेकेंड जो मियोसिस होगी उस सेकेंडरी जो होगी मियोसिस उसके मेटाफेज सेकेंड वाले स्टेज में इसको फिर अरेस्ट कर दिया एक बार, यानी कि 2 बार ये अरेस्ट किया गया। एक बार मियोसिस जो होगी फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हुआ एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, फिर उसके बाद से प्यूबर्टी गेन करने के बाद फिर एक बार उसको अरेस्ट किया गया, कब, सेकेंडरी ओसाइट को इन मेटाफेज सेकेंड, यानी कि मियोसिस के सेकेंड के जो मेटाफेज सेकेंड है उसमें इसको फिर अरेस्ट कर दिया गया। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों फिर दोबारा अरेस्ट किया गया, इसको क्या जरूरत पड़ी इसको। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है कि यहाँ पे इसको दोबारा इसको इसलिए अरेस्ट कर दिया गया मेटाफेज में, क्योंकि जब एनाफेज में जाएगा ये, ठीक है, तो इसे क्या चाहिए, सेंट्रियोल की नीड्स होगी, और विदाउट सेंट्रियोल क्या होगा, डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये विदाउट ये डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो इसको नेचर ने सब कुछ दे दिया है, साइटोप्लाज्म दिया है, अबंडेंट मात्रा में दिया, सब कुछ दिया है, बस एक चीज देना भूल गया, वो क्या है, सेंट्रियोल। तो इसके पास सेंट्रियोल नहीं है और विदाउट सेंट्रियोल ये डिवाइड कर ही नहीं सकता, ठीक है। जो सेकेंडरी ओसाइट है, हमने कहा कि ऑन प्यूबर्टी इसको फिर अरेस्ट किया गया है मेटाफेज सेकेंड, यानी कि मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज सेकेंड में इसको अरेस्ट कर दिया गया। अब एनाफेज जाने के लिए, इसको एनाफेज स्टेज में जाने के लिए इसे सेंट्रियोल की नीड होगी, ठीक है। तो सेंट्रियोल तो है नहीं इसके पास। तो अभी जब हम देखेंगे यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ, और ओव्यूलेशन किस फेज में, ओव्यूलेशन जो होती है वहां पे एग रिलीज तो नहीं होता है, हमने बताया आपको क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट, जो यहाँ पे देखिए सेकेंडरी ओसाइट, यानी कि जो हम पढ़ते आए हैं आज तक 10th स्टैंडर्ड में कि ओव्यूलेशन में एग रिलीज होता है, ओवा रिलीज होता है, नहीं, बिल्कुल ही नहीं। उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ओसाइट, यानी ओव्यूलेशन के दौरान सेकेंडरी ओसाइट ही रिलीज होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हुआ, ठीक है, जो अरेस्ट था किसमें, मेटाफेज सेकेंड में। अब ये हमने कहा कि अकेले सिंगल तो डिवाइड कर नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकता, ये भी बता दिया, क्योंकि नेचर ने इस सेकेंडरी ओसाइट को सब कुछ दे दिया, साइटोप्लाज्म दे दिया और इसको सेल दे दिया, सब दे दिया, न्यूक्लियस में इसके अंदर क्रोमोसोम दे, सब दे दिया, लेकिन एक चीज देना भूल गया, वो क्या है, सेंट्रियोल। और आपने पढ़ा होगा सेल साइकिल वाले कंडीशन में, सेल डिवीजन वाले चैप्टर में, कि विदाउट सेंट्रियोल ये डिवाइड नहीं कर सकता। तो सेंट्रियोल आखिर फिर डिवाइड कैसे होगा, ये डिवाइड होगा कैसे, क्योंकि आपने पढ़ा था इसके पहले वाले में स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें पढ़ा था स्पर्म के पास जो स्पर्म लेके आएगा वो क्या लेके आएगा, न्यूक्लियस अपना, और फिर क्या होगा, उसके पास एक सेंट्रियोल होगा। 2 सेंट्रियोल थे इसके पास, स्पर्म के पास, एक सेंट्रियोल जो उसके टेल बनाने में हेल्प किया, और एक सेल रिमेनिंग जो है सेंट्रियोल वो आके इसको देगा सेकेंडरी ओसाइट को, जो ये देगा सेकेंडरी ओसाइट को, तब जाके ये क्या होगा, इसकी आगे की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो विदाउट सेंट्रियोल सेकेंडरी ओसाइट डिवाइड नहीं कर सकता, उसको सेकेंडरी ओसाइट है उसको सेंट्रियोल कौन देगा, स्पर्म्स देगा। यानी कि जब यहाँ पे देखिए ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन से सेकेंडरी ओसाइट बाहर रिलीज हुआ, अब उसी समय क्या हो रही है, स्पर्म की एंट्री हो रही है। जब स्पर्म की एंट्री हुई तो स्पर्म क्या लेके आएगा, सेंट्रियोल लेके आएगा, उसके पास अपना न्यूक्लियस होगा, इस सेकेंडरी ओसाइट के पास अपना न्यूक्लियस होगा, तब जाके ये अब देगा इसको, ठीक है, अपना सेंट्रियोल, तब जाके ये क्या होगा, ये फिर डिवाइड करना शुरू करेगा। तो एक्चुअल में आप देखिए यहाँ पे गौर करिए थोड़ा सा, अभी तक ये जो भी रिलीज हुआ, ठीक है, 14 डेज पे जो रिलीज हुआ था, वो एक तो रिलीज हुआ नहीं था, वो क्या रिलीज हुआ था, सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है। तो रिलीज हुआ सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है, और वो अभी अरेस्ट था किसमें, मेटाफेज सेकेंड में,
क्यों? क्योंकि उसका सेंट्रियोल नहीं है। और जैसे स्पर्म की एंट्री हुई, ठीक है, सेंट्रियोल उसने दिया, तैसे क्या हो गया वो, फिर आगे वो फर्टिलाइज एग बन गया। यानी अभी तक की प्रोसेस में कहीं भी एग था ही नहीं, ठीक है। तो सेकेंडरी ओसाइट जैसे ही उसको सेंट्रियोल मिला, तैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई, तैसे क्या हो गया फिर जाइगोट, मतलब उसका जाइगोट बनने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे देखिए फर्टिलाइज एग को ही हम जाइगोट बोल रहे हैं। यानी कि अभी तक हम एक्चुअल में देखें तो एग बना ही नहीं, हम ये कह सकते हैं ना कि एग बना ही नहीं। जैसे सेकेंडरी ओसाइट स्पर्म से फ्यूज किया, फर्टिलाइज किया, उसने सेंट्रियोल प्रोवाइड किया उसको, तैसे क्या हो गया, फर्टिलाइज एग बन गया। और फर्टिलाइज एग ही क्या है, जाइगोट है। फिर जाइगोट बनना शुरू हो गया। तो काफी दिलचस्प ये होता है इवेंट्स। जैसे होता है ना कि हम लोग इसके बारे में जान नहीं पाते, मतलब 10th से पढ़ते आ रहे हैं, और इन सारी चीजों को हम लोग उतनी डीपली नहीं जान पाए कि कैसे प्रोसेसिंग होती है। तो एक चीज अब वो क्लियर हो गया कि अभी तक यहाँ पे हमने एग नहीं देखा। जो यहाँ पे फर्टिलाइज हुआ है वो क्या है, सेकेंडरी ओसाइट है। और जैसे ही फर्टिलाइज हुआ तैसे ही क्या हो गया, फर्टिलाइज एग में कन्वर्ट हुआ। और फर्टिलाइज एग ही क्या है, जाइगोट होता है ना। तो अभी तक तो एग बना ही नहीं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। सारी हमने फेज हमने आपको बताया कि कैसे कैसे पहले ओगोनियल सेल हुआ, माइटोसिस हुआ, फिर क्या बने, प्राइमरी ओसाइट बने। ये सभी किस में हुए, बिफोर बर्थ हुआ, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे हो रहा है। इसको अरेस्ट कर दिया गया, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन वाले फेज में इसको अरेस्ट कर दिया गया, ठीक है। कब तक अरेस्ट रहेगा, ठीक है, जब तक इसकी प्यूबर्टी ना हो। प्यूबर्टी जैसी गेन होगी फिर क्या होगी, इसकी मियोसिस फर्स्ट की प्रोसेस जो होती है, प्रोफेज फर्स्ट में जो अरेस्ट है वो फिर क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। फिर इसको दोबारा एक बार और इसको हम क्या करेंगे, अरेस्ट करेंगे। किस फेज में, मेटाफेज सेकंड में। क्यों मेटाफेज में, क्योंकि एनाफेज में जाने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रियोल चाहिए, जो सेंट्रियोल इसके पास है ही नहीं। तो वेट करेगा किसका, स्पर्म का। स्पर्म आएगा, सेंट्रियोल उसको प्रोवाइड करेगा, तब जाके वो फर्टिलाइज होगा। फिर फर्टिलाइज एग ही क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। तो ये आपने समझा होगा। थोड़ा सा और आपको एक मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको एक फिगर। देखिए जर्म सेल जिसको हम ओवोगोनिया बोल रहे हैं, ये डिवाइड किया बाय माइटोसिस। तो ये हमने नाम दिया है मल्टीप्लिकेशन फेज। पहले हमने बताया ना 3 फेज में ये कंफर्म होते हैं इसकी प्रोसेस। मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, फिर ग्रोथ फेज होता है, फिर उसके बाद से मैच्योरेशन फेज होता है। तो अभी हम ये जो हो रहा है इतना फेज, ये क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, क्योंकि माइटोसिस डिवीजन हुआ। यहाँ पे देखिए 2n है, ये डिवाइड कर रहा है, बार बार कंटिन्यू डिवाइड कर रहा है, और इतने सारे बन गए, ठीक है। ओवोगोनियल सेल इसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी ओसाइट्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्राइमरी ओसाइट। अब यहाँ पे ग्रोथ फेज यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकंड जो फेज है ग्रोथ फेज। तो ग्रोथ फेज में क्या करेगा, ये अपने साइज को इंक्रीज करेगा, तो उसमें बोल देंगे प्राइमरी ओसाइट, ठीक है। अब यहाँ पे जो होगा, तो यहाँ पे देखिए ये फीटल लाइफ यहाँ पर लिखा हुआ है, फीटल लाइफ, ये सभी फीटल लाइफ है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बर्थ चाइल्ड प्यूबर्टी, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन यहाँ पे स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट करके फिर इसको रोक देंगे। क्यों रोक दिया गया, क्योंकि अभी तुम्हारी नीड है ही नहीं, अभी क्या तुम करोगे जाके, ठीक है। तो अभी इसको रोक दिया गया, अभी तुम्हें नहीं जाना है आगे की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो इसको जो मियोसिस फर्स्ट होता है उसके प्रोफेज स्टेज में इसको हम अरेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैच्योरेशन फेज में क्या होगा, एडल्ट होगा, ठीक है, रिप्रोडक्टिव लाइफ उसकी स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी जो वो साइट है वो आगे की प्रोसेस फिर अपनी स्टार्ट करेगी, मियोसिस की जो अरेस्ट किया गया था वो उसकी स्टार्ट होगी। और फिर क्या होगा, यहाँ पे देखिए फिर इसको एक बार आके फिर इसको आके एक बार अरेस्ट कर दिया जाएगा। किस फेज में, मेटाफेज सेकेंड में, ठीक है। फिर इसको अरेस्ट कर दिया गया। अब यहाँ पे सेकेंड में अरेस्ट किया गया, तो यहाँ पे देखिए हैप्लॉइड कंडीशन में है, ठीक है। हैप्लॉइड ये, और स्पर्म भी हैप्लॉइड। जब स्पर्म एंट्री करेगा, स्पर्म सेंट्रियोल इसको प्रोवाइड करेगा, तो फिर जाके क्या होंगे, ये फर्टिलाइज बन जाएंगे, जाइगोट बन जाएंगे। तो यहाँ पे एन कंडीशन में है, स्पर्म भी एन कंडीशन में है, हैप्लॉइड कंडीशन में, दोनों एन एन मिलेगा, डिप्लॉइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि फ्लो चार्ट हमने कैसे आपको समझाया, ये कैसे कैसे बनाया है फ्लो चार्ट। और एक बार आप एनसीईआरटी बुक से इसको देखिएगा, ये फिगर आपको एनसीईआरटी बुक्स में मिलेगा, ठीक है। थोड़ी सी आपको और चीजें क्लियर करनी है, उसको मैं क्लियर कर दूं पहले। देखिए टोटल हमने कहा कि 11 ईयर्स पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और वो एटलीस्ट जो होती है 45 ईयर्स तक मान लेते हैं। यानी कि सबसे पहली बार वो स्टार्ट हुआ तो उसमें हमने नाम दिया मेनॉर्च, इसको हमने नाम दिया है मेनॉर्ची। और जब कंप्लीटली परमानेंटली जब ये स्टॉप हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसने बोला मेनोपाज, मेनोपाज बोला गया।
अब हमें ये देखना है कि फर्टाइल ईयर क्या होता है। तो फर्टाइल ईयर मतलब कि जब तक जो है सेकेंडरी ओसाइट बन रहे हैं, पूरी प्रोसेसिंग चल रही है, तब तक की टाइमिंग जो हुई फर्टाइल ईयर होगी। कितनी टाइम हो गई, हमने कहा 11 से स्टार्ट हुआ, 45 तक वो स्टॉप हो जाएगा, यानी जिसकी 20 का हम टाइमिंग निकालें तो वो हो जाएगी फर्टाइल ईयर। तो 45 माइनस 11, तो ये हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 और इसमें हो जाएगा 3, 34 ईयर्स। 34 ईयर जो होगी वो फर्टाइल ईयर हो जाएगी। अभी 34 ईयर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक फीमेल बॉडी अपने फर्टाइल ईयर में कितने सेकेंडरी ओसाइट तो नहीं लिखते हैं, वो लिखते हैं ओवा, कितने ओवा को फॉर्म करती है। तो आपको पता है कि अगर देखें हम तो 1 मंथ में एक फीमेल बॉडी एक को रिलीज कर रही है, तो पूरे 1 ईयर और हम कह सकते हैं इसको 12 मंथ, इसको हम बोल रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए 12 मंथ। तो 12 मंथ में कितना होगा, 12 होगा एग। अगर कोई फीमेल बॉडी 1 मंथ में एक को रिलीज कर रही है तो पूरे 1 ईयर में या फिर 12 मंथ में कितने एग हो जाएंगे, 12। और आपको निकालने कितने का है, 34 ईयर्स में। तो 34 ईयर्स में कितने एग का प्रोडक्शन होगा, तो हम क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 34 मल्टीप्लाई 12 कर लीजिए, $408। तो अप्रोक्सीमेटली 408 to 410 मानते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं ऑप्शन में आपको, मैक्सिमम ऑप्शन में आपको यही मिलेगा 410। नहीं, ये कोई फीमेल बॉडी पूरी अपनी लाइफ में, फर्टाइल ईयर की लाइफ में या फिर रिप्रोडक्टिव लाइफ में 410 एग का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारा जो हमने समझाया, आपको मैकेनिज्म ऑफ oogenesis आपको समझ में आया होगा। मेल के गैमेट फॉर्मेशन में और फीमेल गैमेट फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है हमने ये भी बताया। मेल में जो होता है प्यूबर्टी गेन करने के बाद उसके प्रोडक्शन होते हैं, और फीमेल बॉडी में क्या होते हैं, ऑलरेडी पहले से बना के उसको स्टोर कर दिया जाता है, अरेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। बाद में जब उसकी नीड होती है, प्यूबर्टी होती है, तब जाके वो क्या होता है, अपने आप को मैच्योर करते हैं। तो टोटल 80,000 अरेस्ट होते हैं प्रीमॉर्टिकल फॉलिक, उनमें से एक जो है हर महीने में उनको मैच्योर करना होता है। टोटल पूरे फर्टाइल ईयर में क्या होते हैं, 410 एग ही अपने आप को मैच्योर कर पाते हैं या फिर रिलीज कर पाते हैं, ठीक है। तो आपने पूरी मैकेनिज्म समझा, ठीक है। इसके आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।